Question number 5. A car of mass capital M is moving on a horizontal circular path of radius r. देखो कार का मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M, और ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, ओके, ऑफ रेडियस स्मॉल r. At an instant its speed is v and increasing at a constant rate of a. देखो स्पीड है v और किस रेट से स्पीड बढ़ रहा है वो है a. तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये a क्या है. तो दिस a इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, जिस रेट से स्पीड चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे थोड़ा संभल के, क्योंकि जनरली हम लोग a को बोलते हैं a मतलब नेट एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे a का मतलब नेट एक्सेलरेशन मत समझ लेना, a मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड दिया है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू dv बाई dt. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर. यहाँ पे हम लोग नेट एक्सेलरेशन को किसी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. तो मैं ए नेट लिख दूं क्योंकि सबसे बेस्ट यही है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा. ए नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. करेक्ट. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमें पता है ए के इक्वल, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, तो इसका स्क्वायर. सो दिस इज नेट एक्सेलरेशन ऑन ऑफ द पार्टिकल. करेक्ट, या फिर नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार. करेक्ट. अब ध्यान से सुनना. द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ. गलत, थियरी में भी ये डिस्कस किया था. क्यों, देखो कार है, दिस इज द कार. ओके, और इसके पास दो एक्सेलरेशन है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए, दिस इज ए नेट. और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार. तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार मतलब क्या समझे, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल या रिजल्टेंट. तो जवाब है रिजल्टेंट. एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इसको आप लिख देना. ओके, सो देयरफॉर ए नेट so net acceleration is not towards the center. Okay, so option A is incorrect. Okay, next, the magnitude of friction force on the car is greater than mv square by r. तो देखो बी पार्ट, अगर जो मैं कार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, सपोज दिस इज द कार. ओके, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इसका हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं कार का. कार जो है इस डायग्राम के हिसाब से इनसाइड द प्लेन जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक लगेगा mg और दूसरा लगेगा नॉर्मल. करेक्ट, mg और नॉर्मल क्या करेंगे, ये कर लेंगे एक दूसरे को बैलेंस. और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ही नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा. अब इस डायग्राम में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये नेट फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट पाथ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं.
तो दिस इज द सर्कुलर पाथ, ये दिस इज द कार, ओके। और इस कार का जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऐसा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नेट फ्रिक्शन, क्योंकि mg तो नीचे लगेगा मतलब डाउन द इनसाइड द प्लेन, और नॉर्मल क्या लगेगा, अप द प्लेन, करेक्ट, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो mg लगेगा इनसाइड द प्लेन, नॉर्मल लगेगा आउटसाइड द प्लेन, और ये है फ्रिक्शन फोर्स। यही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, ओके, विल बी इक्वल टू मास इनटू, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, एक्चुअली यही फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसे प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रही है, ये है नेट एक्सेलरेशन, ओके। So this is mass into total acceleration, resultant acceleration. This is m under root of a square plus v square by r का होल स्क्वायर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, ओके, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जो a 0 होता तब ये mv स्क्वायर बाई आर होता, करेक्ट। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर जो a 0 होगा तब ये फ्रिक्शन फोर्स होगा mv स्क्वायर बाई आर। लेकिन क्या अपने को दिख रहा है उस इक्वेशन से कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mv स्क्वायर बाई आर से ज्यादा है, यस, देयरफॉर बी इज करेक्ट। सी, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन a बाई जी। अगर जो आप चाहो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लो। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी, देखो मैं मैथमेटिकली कर देता हूं, आपको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, करेक्ट। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल क्या हो जाएगा, अभी बताया था, नॉर्मल mg के इक्वल हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने कितना निकाला, m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग, ओके। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की आप चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, m से m कैंसिल हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन 1/g अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, करेक्ट। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो, अगर जो आप इस टर्म को जीरो कर दो तब a बाई जी के इक्वल होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन a बाई जी, क्योंकि इस टर्म को अगर जो आप जीरो करके देखोगे ना तब म्यू कितना आएगा, a बाई जी के इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है a बाई जी से तो ज्यादा ही होगा ये वैल्यू, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन a बाई जी, ओके। तो यहां पे दिया है कि इज नॉट लेस देन a बाई जी, तो इसका यही मतलब, ओके। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज, कार के और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है कितना, tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, गलत, मैंने तो एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, ओके। सो विच ऑप्शन आर करेक्ट, बी एंड सी। नेक्स्ट, a circular road of radius r is banked for a speed of 40 km per hour. A car of mass m attempts to go in a circular road. The friction coefficient between the tire and the road is negligible. जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है बच्चों, जीरो है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हमें याद भी रहना चाहिए, ओके। सपोज
दिस इज द बैंक्ड सर्कुलर रोड. ओके. ये है बैंक्ड सर्कुलर रोड. यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग इज लेट अस से कि दिस एंगल इज थीटा, और ये है कार. ओके. तो यहाँ पे इफ म्यू इज 0, तो v की वैल्यू कितनी आती है? बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है. दिस इज आर जी tan थीटा. करेक्ट. डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, रिजल्ट भी याद होना जरूरी है. ओके. तो पहला, द कार कैनॉट मेक अ टर्न विदाउट स्किडिंग. बिल्कुल गलत. अगर जो इस स्पीड से चलेगा तो बिल्कुल ये टर्न करेगा. ओके, मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर जो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, तो कार कैन टर्न ऑन द सर्कुलर रोड विद दिस पर्टिकुलर स्पीड. करेक्ट. 40 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल ये टर्न कर सकता है. टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके. तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ कि v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा. कार इस स्पीड से टर्न कर सकता है, यहाँ पे कोई इससे परेशानी नहीं होगी. ओके. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ओके. नेक्स्ट, द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर, इट विल स्लिप डाउन. यस, ये थियरी है. अगर जो कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कम होगी तो ये नीचे की तरफ स्लिप करेगा. देखो कैसे. देखो, यदि मैं कार के फ्रेम से ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द कार. ओके. तो मैं जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो कार के फ्रेम से ही ड्रॉ करके देखेंगे. ओके. तो यहां पे क्या होगा, एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg नॉर्मल के साथ. ओके. देखो, दिस इज mg, दिस इज नॉर्मल. ओके. और यहां से लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर. करेक्ट. ओके. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कार ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन किसके फ्रेम में? इन फ्रेम ऑफ कार. कार के फ्रेम में ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. और क्योंकि कार रोटेट कर रहा है तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये एक सूडो फोर्स है, याद रखिएगा. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन फ्रेम ऑफ कार. करेक्ट. अब देखो होता क्या है, एक्चुअली mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एम वी स्क्वायर बाई आर का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा. एम वी स्क्वायर बाई आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये लिखना है अपने को. दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा. ओके. और ये जो कंपोनेंट है दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा. और ये दोनों क्या करते हैं, जब ये एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगा तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं. समझ में आ रहा है? जब ये v यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर होगा. ओके. देखो यहीं से इन्हीं दोनों को इक्वेट करके वी आर जी tan थीटा आता है. ओके. यही दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके वेलोसिटी आ जाएगा आर जी tan थीटा.
कार के फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो तो ओके, इसी प्रॉब्लम को हम लोग ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं ओके, नॉर्मल के दो कंपोनेंट लेके। तो यहां पे क्या होगा, v जब एग्जैक्टली 40 होगा तो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो व्हेन v इज इक्वल टू, क्योंकि हमने रोड को ऐसे ही डिजाइन किया है ओके, सो व्हेन v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे केस में mg sin थीटा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर cos थीटा, करेक्ट। लेकिन यदि v 40 से कम हो गया तो mg sin थीटा ज्यादा होगा और कार नीचे की तरफ स्लाइड होगा। तो फॉर v लेस देन 40, v की वैल्यू यदि 40 से कम होगा, आप खुद सोचो v को मैं कम कर दूं तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, इसका मतलब mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो mg sin थीटा डोमिनेट करेगा, और mg sin थीटा डोमिनेट करेगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार mg sin थीटा की तरफ स्लाइड होगा, यस, इसका मतलब कार इस डायरेक्शन में स्लाइड होगा ओके। तो क्या दिया है ये ऑप्शन, दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। सो द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर, इट विल स्लिप डाउन, ज्यादा होगा तो ये इट विल स्लिप अप द प्लेन ओके। 40 पे चलेगा तो एग्जैक्ट बिना रिलेटिव मोशन के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रिलेटिव मोशन तो होगा, आप ये बोलो कि एग्जैक्टली जब 40 पे चलेगा तो ये स्लिप नहीं होगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे। 40 से कम होगा तो क्या होगा, इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, 40 से ज्यादा अप द प्लेन ओके। सी ऑप्शन, if the car turns at the correct speed of 40 kilometer per hour, then force by road on the car is equal to mv square by r। तो देखो बच्चों, ये भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए ओके, रिजल्ट याद होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो mg बाई कॉस थीटा होता है ओके। और नॉर्मल फोर्स के ही दो कंपोनेंट जो हैं, जो mv स्क्वायर बाई आर और mg के इक्वल होते हैं। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। ऑप्शन सी एंड डी बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं ओके। ग्राउंड फ्रेम, देखो दिस इज द कार, कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर की तरफ कितना, एसी, एसी की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर ओके। अब यदि मैं फोर्सेस दिखाऊं, देखो यहां से भी आप देख सकते हो कि कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सेंटर की तरफ एसी ओके। अब मैं इसी डायग्राम में फोर्सेस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दिस एंगल इज थीटा, ये कितना लगा mg, ये लगा नॉर्मल ओके। ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। बाय ज्योमेट्री मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया और ये अपने को याद रहना चाहिए कि ये एंगल थीटा कैसे आता है ओके। ये नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से एक बार आप ज्योमेट्री ऑब्जर्व करो, या जो पहले के लेक्चर्स हैं उन्हें दोबारा देखो। अब ये जो n है, n के बच्चों दो कंपोनेंट आएंगे, इसको अगर जो मैं कैंसिल करूं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, दिस विल बी, जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ कॉस कंपोनेंट, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज n cos theta and this component will be n sin theta। n cos theta जो है ना बच्चों, ये बैलेंस करेगा mg को, और n sin थीटा जो है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यदि आप यहां से नॉर्मल निकालना चाहते हो तो अलग अलग फॉर्म में निकाल सकते हो। एक तो हमें याद रहता है कि नॉर्मल इज mg बाई कॉस थीटा,
दूसरा तरीका क्या है, पहले और दूसरे इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो पहले का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। करेक्ट। तो क्या यहां से दिख रहा है आपको कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन लेके 1 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज एन स्क्वायर और ये कितना आ गया, एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। तो एन कितना आ जाएगा, क्या मैं इसका रूट ले लूंगा। तो यहां से अब आप सी और डी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड द फोर्स बाय रोड ऑन द कार। ओके, द फोर्स बाय रोड ऑन द कार, फ्रिक्शन तो जीरो है तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। तो बोला नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, नहीं, एक्चुअली नॉर्मल फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर एंड एम जी। ओके, एक्चुअली एम वी स्क्वायर बाई आर का वेक्टर सम तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझ गया ना, एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसा है एंड दिस इज, या फिर नॉन इनर्शियल से करें तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया, डायरेक्टली यहां से ऑब्जर्व कर लो, एकदम ही सिंपल है। तो जो नॉर्मल है वो क्या है, एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर का रूट। समझ में आ गया। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल तो नहीं होगा, ये तभी होता जब एम जी की वैल्यू जीरो होती। करेक्ट, डी ऑप्शन। इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड द फोर्स बाय रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम जी एज वेल एज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। बिल्कुल सही। एक्चुअली आप अज्यूम कर लो कि ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रहे हैं एक दूसरे के, तो नॉर्मल जो है इन दोनों का वेक्टर सम है, मतलब जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो इन दोनों से ज्यादा आएगी। करेक्ट। और मेन इक्वेशन तो मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया कि नॉर्मल फोर्स कितना है, एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर पूरे का रूट। ओके, नेक्स्ट, a person applies a constant force F on the particle of mass m and finds the particle moves in a circle of radius r with a uniform speed v as seen from a inertial frame. Okay? देखो यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइजेशन करने आपको आना चाहिए। देखो एक बात तो पक्की है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म स्पीड v फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है। पूछा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। बी क्या है, देयर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। जैसे एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, यहां पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग से क्या किया, एक बॉब को ऐसे बांध दिया। ओके, और इस तरीके से स्ट्रिंग घूम रहा है और बॉब भी घूम रहा है। करेक्ट। ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर पाथ को दिखा रहा है। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि देखो इस पे टेंशन भी लग रहा है और एक कांस्टेंट फोर्स लगता है mg।
देखो अलग अलग इंस्टेंट पे, देखो यहाँ पे लगेगा एक टेंशन और यहाँ पे लगेगा एक mg, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड भी हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। एक्सेलरेटेड तो है ही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पीड चेंज होती है। तो मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ, देखो। तो एक्चुअली इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक लगता है टेंशन और दूसरा क्या लगता है, mg, करेक्ट। तो क्या आपको दिख रहा है कि mg एक हमेशा कांस्टेंट फोर्स है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यस। और टेंशन क्या है, टेंशन इज अ टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और ये लगातार अपना डायरेक्शन बदल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, भले ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों ना कर रहा है। अगर जो साथ में मैं एक और फोर्स लगा दूं जो हमेशा mg के इस कंपोनेंट को बैलेंस करे, क्योंकि mg के तो दो कंपोनेंट होंगे, तो ये बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट। ऐसे समझो। या फिर मैं यहीं पे ड्रॉ करूं, देखो एक फोर्स मैंने टेंजेंशियल लगा दिया जो कि वेरिएबल है, करेक्ट। टेंशन भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। जो F क्या करता है, हमेशा mg के टेंजेंशियल कंपोनेंट को बैलेंस करता है। F always balances the tangential component of mg, balances tangential mg जो फोर्स है ये हमेशा कांस्टेंट है, mg इज कांस्टेंट, करेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? टेंशन एंड F, और भी बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, दे आर वेरिएबल। तो टेंशन तो स्ट्रिंग में डेवलप होगा। इस सर्कुलर मोशन में देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको एक ही परेशानी थी, ओके। वो परेशानी क्या थी कि ये एक्सेलरेटेड था, क्योंकि mg का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो सकती है, अलग अलग इंस्टेंट पे चेंज हो सकती है, करेक्ट। तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाया कि एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा दो जो कि mg के टेंजेंशियल कंपोनेंट को हमेशा कैंसिल करेगा, ओके। समझ में आ गया? इसको मैं F1 बोल देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में भी एक F दिया है ना, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। F1। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे देखो, mg क्या एक हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स है, F, यस। मान लो कि mg को अर्थ ने नहीं लगाया, किसी पर्सन ने लगाया। समझ में आ रही मेरी बात? मान लो ये mg अर्थ ने नहीं लगाया, किसी पर्सन ने लगाया। F1 क्या है, ये किसी और पर्सन ने लगाया। T क्या है, ये किसी और पर्सन ने लगाया, ओके। सच दैट कि इस कांस्टेंट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट किसने बैलेंस कर रखा है, हमेशा F1 ने। F1 का काम ही यही है कि इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट को बैलेंस करो। बार बार F1 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बदलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे ये पार्टिकल है, mg ऐसे लग रहा है, तो F1 को हम लोग ऐसे लगा देंगे, ओके। पार्टिकल मान लो यहाँ है तो mg लग रहा है नीचे, mg का एक कंपोनेंट इधर, तो इसको बैलेंस करने के लिए F1 में इधर लगा दूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो F1 क्या कर रहा है हमेशा, सॉरी, यस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F1। तो F1 एक वेरिएबल फोर्स है जो हमेशा बैलेंस करता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ mg को। तो ये हमें दिख गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो ए ऑप्शन क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको दिखाया, यदि आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा दो, करेक्ट, और उसके साथ और भी फोर्सेस लगा दो सच दैट हमेशा क्या हो जाए, नेट फोर्स जो आए वो सेंटर की तरफ हो, ओके। टेंजेंशियल फोर्सेस कैंसिल हो जाए, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो सकता है। क्या और भी फोर्सेस लगेंगे, यस, करेक्ट। द रिजल्टेंट फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस इज mv स्क्वायर बाई आर टूवर्ड्स द सेंटर। इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा, रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस पूछ रहा है। ओके, अब देखो इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आपको थोड़ा वेक्टर अप्रोच लेके समझना पड़ेगा। तो मान इतना तो कंफर्म हो गया कि पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा हो सकता है, करेक्ट? क्या ऐसा हो सकता है, इतना तो हम लोग एग्री कर गए। मैं लिख दूं क्या इस चीज को कि पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ये है पार्टिकल। ओके, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में दिखा देता हूं। दिस इज द पार्टिकल, ये रहा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसका एक्सेलरेशन होगा ऐसा, दिस इज AC वेक्टर। इसका डायरेक्शन लगातार क्या होगा, इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होगा। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो क्वेश्चन में दिया है ये जो फोर्स F है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये एक स्पेशल फोर्स है, ये हमेशा कांस्टेंट ही है। ओके, बाकी और भी फोर्सेस लग सकते हैं, जैसे मैंने एक फोर्स इधर लगा देता हूं, दिस इज F1। एक फोर्स मैं इधर लगा देता हूं, या फिर एक फोर्स कहीं इधर लगा दिया, एक फोर्स कहीं इधर लगा दिया, दिस इज F2, दिस इज F3। बहुत सारे फोर्सेस होंगे, इतना तो कंफर्म, करेक्ट? मैंने ऊपर वाले डायग्राम में भी दिखाया। लेकिन इस पार्टिकल का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर है? इस पार्टिकल का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, AC। याद रखिएगा इस पूरे डायग्राम में ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है, AC लगातार बदल रहा है। ओके, F1 F2 F3 हमें बताना है कि इनके साथ क्या होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या क्या है नेट फोर्सेस, F1 प्लस F2, और भी बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, F3 प्लस F4 प्लस F5, और फाइनली एक फोर्स होगा F। दिस विल बी इक्वल टू MAC, करेक्ट? समझ में आ गया? ये इक्वेशन है। दीज आर द अदर फोर्सेस, जो क्वेश्चन में बोला है ना अदर फोर्सेस, तो अदर फोर्सेस कौन कौन से हैं, F1 F2 F3। तो पहले मैं ये लिख दूं, F इज कांस्टेंट फोर्स गिवन इन द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम में दिया, दिस इज कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल acting on particle, this is given in the, ये प्रॉब्लम में दिया गया है, करेक्ट? समझ में आ गया? ओके, F1 F2 F3 क्या है, दीज आर द अदर फोर्सेज। F1 F2, क्वेश्चन बोला है ना कि F के अलावा और भी कुछ फोर्सेज लगेंगे, सो दीज आर द अदर फोर्सेज, ये भी प्रॉब्लम में मेंशन किया है, बस नाम नहीं दिया कि अदर फोर्सेज क्या है। ओके, AC इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो कि चेंज हो रहा है लगातार, करेक्ट, डायरेक्शन में। समझ में आ गई मेरी बात? तो द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस is mv square by r towards the center. The resultant of other forces, resultant of other forces क्या है, this is the resultant of other forces,
यही जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस। F1 F2 F3 ही तो रिजल्टेंट है। ओके, दिस इज इक्वल टू F प्लस MAC। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ओके, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो, दिस इज द सम ऑफ अदर फोर्सेस, करेक्ट। देयरफॉर समेशन ऑफ अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस का जो समेशन है दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। मैं ऐसे लिख देता हूँ, F2 प्लस F3, दिस इज इक्वल टू MAC माइनस F। मतलब बाकी सारे फोर्सेस का सम करोगे तो ये MAC माइनस F आएगा। MAC का मैग्नीट्यूड कितना है? MAC का मैग्नीट्यूड है mv स्क्वायर बाई आर। MAC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? दिस इज v स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गया? ओके, तो द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज इज mv स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर। गलत। एक्चुअली अदर फोर्सेस नहीं, सारे फोर्सेस का सम mv स्क्वायर बाई आर होगा। यदि इन सब का सम करोगे ना बच्चों, इन सब का सम करोगे, सिर्फ इसका नहीं, ये अदर फोर्सेस हैं, जब आप सारे फोर्सेस का सम करोगे तो उनका सम कितना आएगा? MAC, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ होगा। जबकि इस ऑप्शन में बोल रहा है कि ओनली सम ऑफ अदर फोर्सेस। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ अदर फोर्सेस, सम ऑफ अदर प्लस F इज इक्वल टू MAC, करेक्ट। तो यदि मैं इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ध्यान से सुनना, इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये आएगा mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल, विच विल बी टूवर्ड्स द सेंटर। सिर्फ इसका सम करोगे तो नहीं मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन डी, द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस, बिल्कुल सही। अभी तो मैंने आपको दिखाया सम ऑफ अदर फोर्सेस। देखो सम ऑफ अदर फोर्सेस क्या आ रहा है? MAC माइनस F, करेक्ट। आप चाहो तो दोबारा लिख लो। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ओके सॉरी, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगेगा। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया? सम ऑफ अदर फोर्सेस इज इक्वल टू MAC माइनस F। ओके, अब देखो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, ये जो आप F देख रहे हो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लगातार बदल रहा है, और MAC बदल रहा है। देखो ये कांस्टेंट है और ये बदल रहा है, तो नेट भी चेंज होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि F is constant, correct, and MAC is variable. ओके, अब यहाँ पे देखो जो MAC है ना बच्चों, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन जब आप इन इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो होगा क्या? लगातार इनके बीच का एंगल भी बदलेगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, लेकिन लगातार इनके बीच, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी बदल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल बिटवीन MAC, मैग्नीट्यूड इन दोनों का कांस्टेंट है याद रखिएगा, बट एंगल बिटवीन MAC एंड F कंटिन्यूअसली चेंज।
कंटिन्यूअसली चेंज। तो इसका मैग्नीट्यूड लेट अस से कि कुछ x है। क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है हमेशा? यस। इसका मैग्नीट्यूड लेट अस से कि y है, तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इनके बीच का एंगल थीटा लगातार बदल रहा है। ओके, और यदि एंगल थीटा बदल रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किसी भी रिजल्टेंट का। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस विल चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस चीज को और क्लियरली आप एक बार समझ लो। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की वेरिएबल, तो इसका मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनके बीच का एंगल लगातार चेंज होगा, और दो वेक्टर के बीच का एंगल लगातार चेंज करो तो उसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो सपोज दिस इज वेक्टर एफ, इसको मान लो x, दिस इज MAC, इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है y के इक्वल, लेकिन ये जो एंगल थीटा है ये लगातार बदल रहा है। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, वो माइनस साइन है, मैं बस सम के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमेशा इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी बदलेगा, क्योंकि कल को ये वेक्टर ऐसे हो जाएंगे, करेक्ट, फिर थोड़ी देर बाद ये वेक्टर ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो ये जो थीटा है ये लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। सो देयरफॉर वी कैन से कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।